सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम पूर्ण ऊर्जा के साथ आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ परीक्षा स्पेशल की इन विशेष क्लासों के साथ। आज हमारी परीक्षा स्पेशल की 5वीं क्लास है और आप जैसे विद्यार्थियों ने मेरे को मैसेज किया, सर आप पहले 6 नंबर वाला जो सेक्शन डी है उसको सबसे पहले लें। तो हमने एक नंबर वाले सेक्शन हमने पूरा किया 4 भाग से। वैदिक गणित का सेक्शन है, वैदिक गणित का मैं एक नंबर के और 2 नंबर का एक ही जो सेक्शन बनाकर आपको समझाऊंगा। आज हमारा सेक्शन डी और परीक्षा के अंदर सेक्शन डी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सेक्शन डी के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो टोटल 30 अंक के होते हैं और प्रश्नों की संख्या भी कम होती है। 5 ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 6 अंक के होते हैं। तो यानी 5 प्रश्न 6 अंक और कितने टोटल 30। तो अब हमारे जो आने वाले जो विशेष जो कालांश है, विशेष पीरियड है, वो हम 30/30 के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके 30 में से 30 अंक यहाँ पर आने चाहिए। वहाँ 10 में से 10 के लिए हम काम कर चुके, यहाँ हम 30 में से 30 के लिए काम करेंगे। प्रश्नों की संख्या फिक्स है, प्रश्न आने हैं उसका पैटर्न भी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट में बहुत तरीके से समझा रखा है और अगर हम उस तरीके को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा प्रश्न गलत यहाँ से होगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको शुरू करते हैं। हमारा टारगेट आज से शुरू होता है मिशन 30/30। अब 30/30 का अर्थ क्या हुआ कि आपको 5 प्रश्न करने हैं और 5 अपने सही होने हैं और एक प्रश्न 6 नंबर का है तो 5 प्रश्न 30 अंक के हो गए। तो मिशन 30/30 में हम बात करते हैं आज सेक्शन डी की ओर। और जो सेक्शन डी आपके परीक्षा के अंदर आएगा उसमें मैं बात कर चुका 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न भी कहाँ से शुरू होंगे, 26, 27, 28, 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सारा कुछ दिया हुआ है, कौन सी प्रश्नावली से आना है ये भी हमें ब्लूप्रिंट में बोर्ड ने हमको बता रखा है। कौन सा प्रश्न अथवा में आएगा यानी डबल प्रश्न आएंगे, एक करना होगा, ये भी हमको बोर्ड ने बता रखा है। तो अब आज हम जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं वो प्रश्न नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम कक्षा 9 में भी हमने ग्राफ किया है। वही ग्राफ आलेखीय विधि से रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। हमने कक्षा 9 के अंदर बहुत सारी विधियाँ की थी, वहाँ हमने ब्रजगुणन विधि से भी हमने हल किया था। इसके अलावा हमने युगपद तरीके से भी हमने वहाँ पर हल किया था इसको। इसके अलावा बहुत सारी विधियाँ थी वहाँ पर। और यहाँ पर आपके जो कक्षा 10 के अंदर जो विधि है वो विधि केवल और केवल आलेखिक विधि है और आलेखी विधि ही परीक्षा के अंदर पिछले 3, 4, 5 साल से लगातार आ रही है। जब से पुस्तक चल रही है, जब से प्रश्न नंबर 26 फिक्स है। और किसके लिए फिक्स है? आपके आलेखी विधि, जिसको आप ग्राफ समझते हो, ग्राफ मिलेगा परीक्षा में और ग्राफ को आपको वहाँ पर हल करना है, ग्राफ से हल करना है, आंसर लाना है आपको एक्स और वाई के। पाठ का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ। तो सबसे पहले चर और अचर की बात कर लेते हैं। तो वे राशियाँ जिनका मान समय के साथ बदलता रहता है वे राशियाँ चर राशियाँ कहलाती हैं और जिनका मान स्थिर रहता है यानी फिक्स रहता है वो अचर राशियाँ कहलाती है। जैसे आप चर और अचर को एक्स वाई के रूप में कभी भी नहीं समझें आप, कभी एक्स और वाई आ गया तो ये क्या हो गया, चर हो गया। नो, आप उसको ऐसे समझें कि वह राशियां जिनका मान समय के साथ निरंतर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे आज मैं सुबह उठा, उठने के बाद में मुझे थोड़ा सुबह रिलैक्स था, 10 बजे जो ही 10 बजे मैंने फैन चलाया, 12 बजे तक तो मैंने कूलर भी चला लिया। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि जो तापमान है, तापमान में क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। तो तापमान बढ़ रहा है, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी फिर रात्रि को घटता चले जाएगा। तो हम उसको चर के रूप में वहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे आपने मोटरसाइकिल चलाई, जब रोड खाली होता है तो आप बहुत तेज़ी से आप उस गाड़ी को चलाते हो और जब भीड़ भाड़ वाली जगह आ जाती तो आप उसको कम कर लेते हो, उसकी स्पीड को। और जब ज़्यादा ही भीड़ होती है ज़्यादा तो आप वहाँ पर गाड़ी को रोक लेते हो। तो वहाँ पर भी आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या हुई, कम ज़्यादा हुई। तो वो किसको प्रदर्शित कर रही है, चर को प्रदर्शित कर रही है। इसी तरह आपने जैसे 2 है 2, अब 2 चाहे आप आपके घर पे पढ़ें चाहे विद्यालय पढ़ें
चाहे तीसरे विद्यालय में पढ़े हैं, तो सब बच्चे दो को दो ही कहेंगे। लेकिन आपने देखा समय के साथ जो बदल रहा है, जो राशियाँ बदल रही है, वह राशि चर राशि कहलाती है, जिसको हम यहाँ पर समीकरण के अंदर हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये एक्स है, ये वाई, ये किसको प्रदर्शित कर रही है? चर राशियों को प्रदर्शित कर रही है। और ये A1, B1, C1 ये सब रियल नंबर हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, जो कि प्रश्नावली 2 के अंदर हम इसको काफ़ी डिटेल से बात कर चुके। तो ये रियल नंबर है। ये जो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये जो दोनों समीकरण हैं, ये कौन से समीकरण है? रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण, हमने चराचर की बात की, अब आता है रेखिक समीकरण का, यानी जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, वे समीकरण रेखिक समीकरण कहलाते हैं। और जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। जिसमें 3 घात हो, वो त्रिघात समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप रेखिक समीकरण की हम इस प्रश्नावली के अंदर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 26 में हम रेखिक समीकरण की बात करेंगे। तो ये 2 रेखिक समीकरण हैं। 2 रेखिक समीकरणों का भी कुछ इनके बीच में जो जब हम इनको हल करेंगे तो इनके गुणांकों की तुलना जब करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कि हम ग्राफ पे जब भी कोई रेखा खींचेंगे तो कभी रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, कभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, कभी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर संपाती होगी। ऐसी 3 तरह की स्थिति हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो कैसे कैसे बनती है स्थितियाँ? तो पहली स्थिति है, यदि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो दोनों रेखाएं जो ग्राफ पे आप खींचोगे, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, यानी काटेगी। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय का मतलब यूनिक, यूनिक का मतलब जैसे x का कोई मान निकलेगा, y का कोई मान निकलेगा, और वो यूनिक होगा, यानी एक होगा। और जिसके मान निकलते हैं वो समीकरण कैसे होते हैं? संगत होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई समीकरण लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, और लिख दिया यहाँ पर 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। A1 कितना? 2, A2 कितना? 3, तो 2/3। B1 कितना? 3, B2 कितना? 5, तो 3/5। अब क्या है? दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है। तो इसका जब हम आलेख बनाएंगे यानी ग्राफ खींचेंगे तो ये जो 2 रेखाएं हमको प्राप्त होगी, वे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी? काटेगी। और जब एक बिंदु पर कटेगा तो आप कहोगे सर क्या होगा? उसका मान क्या होगा? यूनिक होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। और जिसका हल निकलता है और वो कैसा? अद्वितीय है, तो वो क्या हो गया? संगत हो गया। यानी जिसका हल निकलता है वो संगत समीकरण होते हैं। इसके बाद में सेकंड कंडीशन आती है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा बराबर नहीं C1 बटा C2, यानी A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। देन ये दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। समांतर का मतलब ये हो गया कि जो दोनों रेखाएं होती है उनको आगे बढ़ा दें हम। इन दोनों रेखाओं को मैं आगे बढ़ाता जाता रहूँगा, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। इससे क्या समझे? इससे समझे कि जब दोनों रेखा कटेगी नहीं, और जब कटेगी जब आंसर आएगा, यानी x और y का मान हम निकालेंगे, तो आप कहोगे जब दोनों रेखा मिलती ही नहीं है, क्योंकि रेखा कौन सी प्राप्त हो रही? समांतर। और समांतर रेखा की डेफिनेशन हम जानते हैं कि ऐसी रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, या दूसरी परिभाषा इसी की कि वे ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच का मान हमेशा क्या हो? बराबर हो। ऐसी दोनों रेखाएं कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। और इसके बाद में जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझे साधारणतः, तो रेल की पटरी कभी भी दोनों पटरियाँ एक दूसरे को नहीं मिलती। अब आप कहो सर वो स्टेशन पे गाड़ी आती है तो वो क्रॉस होती है, वो मामला अलग है, फिर भी उनके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। जिस ट्रैक पे ट्रेन जाती है उस ट्रैक पे उन दोनों पटरियों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो जब समांतर होगा यानी दोनों रेखाएं समांतर होगी तो वो मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, और कोई हल नहीं है तो वो कौन सा हो गया? असंगत वाली स्थिति हो गई।
तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर ऐसी कंडीशन है तो ये एक रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा क्या होगी, संपाती होगी। संपाती वे प्रत्येक जगह एक दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, छू रही है। छू रही है तो इसके कितने हल निकलेंगे, बहुत सारे हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। और जिसके हल निकलते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो ये मैंने आपकी इसकी जो आपके रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरणों के गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके रेखाओं की प्रकृति के बारे में समझा, बीजीय हल के बारे में समझा, संगत और असंगत के बारे में समझा। कई बार क्या है कि ग्राफ को हल कराने से पहले वो कह देता है निम्नलिखित समीकरणों को बताइए कि ये संगत है या असंगत, और संगत है तो इसको आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आपको ये डाटा आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद में हम जब आलेख को पढ़ रहे हैं तो आलेख का कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हमें आना चाहिए। जैसे आपको एक ग्राफ मिलेगा और ग्राफ में आप बीचों बीच में से एक लाइन खींचोगे, ये इधर x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये दोनों रेखाएं जिस जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही कट रही है, ये x डैश वाली और y डैश वाली, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वह x का मान 0 और y का मान भी क्या होता है, 0। ये डबल मान आएंगे। डबल का मतलब जो पहला मान आएगा वो x का होगा और जो सेकंड मान होगा वो किसका होगा, y का होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये मूल बिंदु को मैंने O से प्रदर्शित किया। O से जब हम x की तरफ जाएंगे तो मान किस में होंगे, प्लस में। ये सारे के सारे मान किस में होंगे, प्लस में होंगे। ये सब मान प्लस में होंगे। और जब O से यानी मूल बिंदु से जब x डैश की ओर में आऊँगा तो ये सारे मान किस में होंगे, माइनस में होंगे। जब O से मैं y की तरफ जाऊँगा तो सारे मान किस में होंगे, प्लस में होंगे। जब O से मैं y डैश की तरफ जाऊँगा तो सारे मान किस में होंगे, माइनस में होंगे। ये हमने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद में आपके ग्राफ पे ऐसे डिब्बे होंगे बड़े वाले इस तरह के, और इस बॉक्स में भी, इसमें भी इस जो बड़ा एक खाना है इसको बड़ा खाना बोलते हैं। ये भी 4 भागों में इस तरीके से टूटा होता है। तो ये बड़ा खाना है। ये जब भी मैं बड़े खाने की बात करूं तो ये इसको आप बड़ा खाना समझना, समझ गए। और ये बड़ा खाना मानेंगे हम। इसी तरह दूसरा बड़ा खाना आ गया, इसी तरह ये तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, और ये क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बन रहे हैं। ये इस तरह की कंडीशन आप वहाँ ग्राफ पेपर के अंदर देखोगे। तो इस ग्राफ में जब भी हल करेंगे तो ये डिजाइन तो हमको बनानी ही बनानी है, क्योंकि ग्राफ में ये तो बना हुआ आएगा आपके। ये जो ये कॉलम वगैरह है ये तो सब कुछ है। आपको लाइनें खींचनी है, x डैश वाली, y और y डैश वाली खींचनी है। मूल बिंदु आपको प्रदर्शित करना है। यहाँ पर आपको पैमाना लिखना है, चाहे आप इस कोने पे पैमाना लिखना, चाहे आप इस कोने पे इधर पैमाना लिखना। आपको पैमाना लिखना ही लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पैमाना नहीं लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पैमाना ज़रूर लिखें, क्योंकि पैमाना भी अपना एक रोल अदा करता है। नहीं तो कैसे पता लगेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आपके विद्यालय कितनी दूर है। अब कई बच्चे ने कहा कि सर हमारा जो विद्यालय है वो तो मेरे घर से 300 मीटर दूर है। दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं 500 मीटर दूर है। तीसरे ने कहा कि 1000 मीटर दूर है। लेकिन मैंने मेरी बात को अधूरी की है। मैंने ये थोड़ी पूछा आपसे कि विद्यालय आपके घर से कितनी दूर है। मैंने क्या पूछा है, विद्यालय कितनी दूर है। तो आप कैसे किससे दूरी बताओगे आप। इसलिए ये पैमाना आपके जो ये खाने हैं जो बने हुए हैं वो हैं खाने, इस खाने का वो बता रहा है कि भाई एक खाना कितना है, दूसरा कितनी दूर है, तीसरा कितनी दूर है। तो आपको पैमाना निश्चित तौर पे लिखना है, नहीं तो वो स्थिति आ जाएगी जैसे अभी अभी मैंने आपको उदाहरण दिया है। उदाहरण में समझ गए विद्यालय कितनी दूर है। मैं कहूँ कि दिल्ली कितनी दूर है, अब कोई तो जाने क्या क्या बताएगा। लेकिन मेरा प्रश्न ही अधूरा है। मैंने ये कब पूछा है कि आपके घर से दिल्ली कितनी दूर है, या आपके ज़िले से दिल्ली कितनी दूर है, या आपके जैसे आपके राज्य की राजधानी से दिल्ली कितनी दूर है। मैंने ये बात नहीं पूछी, मैंने केवल इतना सा पूछा है दिल्ली कितनी दूर है। तो आप पैमाने को जरूर लिखना। पैमाना की मैंने आपको
भाई इसकी उपयोगिता के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये बेसिक बात तो हम कर चुके हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का बड़ा प्रश्न आना है और आलेख आना है, फिक्स है, ये मान के चलें आप। तो मैं यहाँ पर 2-3 प्रश्नों पर ही चर्चा कर पाऊँगा, आगे तो आपको करने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, लेते हैं सवाल। निम्नरेखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? आलेखीय विधि द्वारा हल करना है, और y-अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अभी इस लाइन पे तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें, अभी तो केवल आलेख विधि से हमको हल निकालना है। उसके बाद में ये लाइन ऑटोमेटिक आपको चित्र में नज़र आने लग जाएगी और आप 1 मिनट में आप इसको काम को आसानी से कर दोगे। देखिए यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 4x - 5y = 20 और दूसरा समीकरण है 3x + 5y = 15। इसमें सबसे पहले मैंने ये पहला वाला समीकरण लिया। ये ध्यान रखना, जब ये 4x क्या है? सम है, ये 5y विषम में, माइनस में। विषम को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं। देखो ऐसा नहीं है मैंने 5y को इधर भेजा पक्षांतरण करके, आप 4x को भी भेज सकते हो। आप नकल नहीं करें, आप बस इतना सा सोच ले कि इन दोनों में से हमको सुविधा अनुसार वो नंबर भेजना है। जब हम 4 को बट्टे में ले जाएंगे तो आसानी से भाग लगा सकें। तो देखो ये 5y इधर गया तो आपके पास हो गया 4x = 20 + 5y। 4 बटे में चले गया, देन x = 20 + 5y / 4। ये किसका मान निकाल लिया आपने? x का। x का मान निकालने पर अब आप क्या करोगे? यहाँ पर कुछ मान सोचने हैं, क्योंकि आपको x और y का मान निकालना है। आपको किस किस के मान निकालने हैं? x और y के। ये x और ये क्या? y। इसके क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं। मान भी कितने निकालने हैं? 3। ये ध्यान रखने वाली बात है। कम से कम हम 3 मान निकालें। कई बच्चे 2 मान तक ही छोड़ जाते हैं। 2 मान में हमको गड़बड़ होने की, यानी हम पहचान नहीं पाएंगे कि हमने जो प्रश्न किया वो सही किया या नहीं किया। अब देखो y का मान यहाँ पर सोचेंगे हम क्या रखें। ऐसा नहीं है कि मैं जो रख रहा हूँ वो आप रखें। आप सोचें कि y का मान क्या रखें हम। y का मान अगर मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, या देखो y = 0 रखने पर तो x = 20 + 5 × 0 / 4। 5 को 0 से गुणा किया 0, तो क्या हो गया? ये 20 / 4। और 20 में जब 4 का भाग लगाया तो x बराबर कितना आ गया? 5। आपने क्या रखा था? y = 0, तब x का मान कितना है? 5। ये लो भाई 0 और ये कितना आ गया? 5। कोई परेशानी नहीं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है कि ये x = 5 हम जल्दी में y में लिख जाते हैं और y = 0 को जल्दी में हम x में लिख जाते हैं। ये ध्यान रखना आपको। अब दूसरा सोचना, y बराबर क्या रखें? देखो y = 0 तो रख ही लिया, अब 1 रखेंगे तो कितना होगा? 5 × 5 20 और 5 25। 25 में 4 का भाग तो जाएगा, लेकिन दशमलव में जाएगा। दशमलव का हमको काम नहीं रखना। अब देखो यहाँ पर कितना रखें? 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 30 नहीं जा रहा पूरा पूरा। 3 रखेंगे तो नहीं जा रहा। 4 रखेंगे, 5 चौक 20, 20 और 20 40। 40 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? आप कहोगे सर 10 बार जा रहा है। तो y बराबर कितना रख दिया मैंने? 4। y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर 20 + 5 × 4 / 4। 5 चौक 20, 20 और 20 40। 40 में 2 का भाग लगाया तो x बराबर कितना आ गया? ओ सॉरी, 40 में 2 का नहीं, कितना के लगेगा? 4 का। कितना आया? 10। ये लो भाई, x का मान कितना आ गया आपके पास? 10। x का मान आ गया 10। अंगुली रखें और फिर x पे रखें, जो गलती नहीं होगी। y बराबर कितना आया? 4। ये 4 आ गया। अब y का मान फिर सोचना है, क्योंकि मैंने 3 मानों के लिए क्या रखा आपसे। अब ऐसा नहीं मैंने प्लस ही प्लस रखा, आप माइनस भी रख सकते हैं। लो ना भाई, -1 रखेंगे तो हो जाएगा क्या? 2 3 4, माइनस के 4 रख दें। ये माइनस के 4 रखने पर x बराबर 20 + 5 × -4 / 4 कितना हो गया? -20। तो आ गया आपके पास 20 - 20 / 4। अब देखिए 20 में से 20 गया तो कितना बचा? 0 / 4। तो कितना आ गया? 0। तो आप कहोगे सर
y का मान तो कितना माना था हमने, -4, और x का मान कितना आया आपके पास, 0 आया। तो हमने इस समीकरण का x और y के हमने 3 मान यहाँ पर निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लिया हमने। अब देखो 3x और 5y और इधर है 15, आप 3x को भेज सकते हो, 5y को भेज सकते हो, तो हम तो इस 5y को इधर भेज रहा हूँ मैं, ध्यान दे इधर। 3x बराबर 15 - 5y, ये 3 चले गए बटे में, x बराबर 15 - 5y बटा 3। वही हमको x और y का मान निकालेंगे तो हमको एक ब्रैकेट वाली आकृति बना दी हमने, और इसके 3 मान के लिए हमने बॉक्स बना दिए 3। अब यहाँ पर रखना है, देखो y का मान सबसे पहले 0 रख लो ना, क्योंकि 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 होते 15 में से 15 में 3 का भाग आसानी से जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर रखा y बराबर 0 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, तो x बराबर 15 - 5y बटा 3। y का मान कितना रखा आपने, 0, तो ये हो गया 15 - 0 बटा 3, हो गया 15 बटा 3, 5 बार। देख लो कितनी बार गया, 5 बार। ये 5 किसका मान निकला है, x का। y का मान कितना है आपके पास, 0। हो गया, खेल खत्म। दूसरा देखिए, आप कितना रख ले, देखो 5 दूना 10, 5 में 3 का नहीं जा रहा, 3 से रख देते हैं। y बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, 3 क्यों रखा अभी समझ में आ जाएगा आपको। x बराबर 15 - 5 × 3 बटा 3, 15, 5 3 15 बटा 3, 15 में से 15 गए तो कितने बचे, 3, और 0 में 3 का भाग लगाया, कितना आया, 0। आप कहोगे सर y का मान तो आपने निकाला 3 और x का मान कितना आया, 0 आ गया। पहली बात हो गई। अब एक मान और चाहिए अपन को, अब बोलो क्या रखें, क्या रखें, आप बता दोगे सर कोई सा भी रख लो। लो भाई, इसमें माइनस में भी तो रख सकते हैं ना, तो ये देखो माइनस का 1 रखेंगे तो प्लस 20 हो गए, नहीं जा रहा 2 रखेंगे, 3 रख लेते हैं। y बराबर -3 रखने पर, अभी क्यों रखा मैंने अभी आपको पता लगेगा। तो x बराबर 15 - 5 × -3 बटा 3, ये माइनस का 5 और माइनस का 3, ये हो गया 15 माइनस प्लस 15 बटा 3, कितना हो गया, 30 बटा 3, कितनी बार, 10 बार। तो आप कह दोगे y का मान आ गया आपके पास -3 और x का मान कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। तो इस तरीके से आपने इसकी कंडीशन निकाल ली। आपने 3 मान यहाँ से निकाल लिए, 3 मान आपने यहाँ से निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो हमको ग्राफ मिलेगा वहाँ पर, उससे हमको क्या बनाना, आलेख बनाना है। आपके जो दोनों आपने बॉक्स तैयार किए, इन दोनों बॉक्सों का यहाँ पर उपयोग होगा। जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, ये आपको ग्राफ x डैश y और y डैश अक्ष है, बीच में मूल बिंदु है। अब इन दोनों बॉक्सों को देखते हुए हमको पैमाना लेना है। आप कहोगे सर बड़े से बड़ा नंबर कितना है, x पे 10 है और y पे बड़े से बड़ा नंबर कितना है, 4 है। तो आप 10 तक आराम से आपके जो ग्राफ है, क्योंकि परीक्षा में खूब बड़ा ग्राफ मिलता है, आप उसको आधा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े खाने बराबर मैंने कितना मान रखा है, 1 इकाई। यह पैमाना लिखा मैंने, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसी तरह y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितनी इकाई ले ली मैंने, 1 इकाई। क्योंकि देखो x अक्ष पर भी एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ले रखी है मैंने, और y अक्ष पर भी एक बड़ा खाना बराबर कितना ले रखा है मैंने, 1 इकाई ले रखी है। सबसे पहला हम पहले वाले समीकरण का बॉक्स लेते हैं। x का मान 5 और y का मान 0। x का मान ये आ गया 5 और y का 0 यही है, तो यहीं पर क्या लग गया, गोला लग गया। इसके बाद में x का मान 10 और y का मान 4, ये भाई 10 आ गया, और y का मान कितना है, 4 है। ये 4 चले गया कहाँ पर, ऊपर। ये देखो यह सीधी लाइन आएगी और यहाँ से 10 की लाइन जाएगी, ये यहाँ पर आ गया है बिंदु, आ गया। इसके बाद में देखिए x बराबर 0 और y बराबर -4। ये x बराबर तो 0 यही आ गया, और y बराबर कितना, -4। आप कहोगे सर -4 नीचे आ गया, ये नीचे आ गया है यहाँ पर, ठीक।
ये मैंने 3 बिंदु बनाने के पीछे मेरा औचित्य इतना सा है। अगर 2 बिंदु बनाते तो हमको उत्तर की जांच नहीं कर पाते कि हमने जो प्रश्न, जो ग्राफ बना रहे हैं, जो आलेख बना रहे हैं, वो हमारा सही है या नहीं। अब देखिए, अब जब स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे तो तीनों एक बिल्कुल संरेख होने चाहिए, एक रेखा में होने चाहिए, तो हमारा उत्तर सही है। तो आप जब इसको मिलाओगे तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में तीनों बिंदु आपको मिलते हुए दिखेंगे। आपको तीनों बिंदु जब आप स्केल से जब लेकर आप इसको मिलाओगे तो तीनों जो बिंदु है एक ही, जिसको हम संरेख बोलते हैं, संरेख होंगे, बिल्कुल एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ये रेखा किसकी है, कौन से समीकरण की है? 4x - 5y = 20 की है। यहाँ पर मैंने लिखा 4x - 5y = 20, ये इसकी है समीकरण की। अब दूसरे वाले के लेते हैं हम, x = 5 और y = 0। वही x = 5 आ गया और y = 0 यह आ गया, तो इसको डबल गोला बना दो। तीसरा x, अगला देखते हैं हम, x का मान 0, ये 0 रहा, y का मान 3, ये 3 रहा, ये गोला लगा दिया यहाँ पर। अब x का मान कितना आ गया? 10, ये 10 आ गया। y का मान कितना आ गया? y का मान आपके पास कितना है? -3, ये -3, ये नीचे, ये डॉट 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 इस तरीके जाएगा, ये 10 है, ये यहाँ पर आया। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को भी मिलाएंगे। जब आप तीनों बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो आपको ये एक सीधी रेखा में तीनों बिंदु एक मिलेंगे, जिसे हम संरेख बोलते हैं। अगर तीनों बिंदु, जैसे एक बिंदु, ये बिंदु ये आ जाता है और ये दोनों बिंदु इस जगह है, तो आप समझ जाना कि हमने जो प्रश्न कर रहे हैं वो गड़बड़ हो गया कहीं कहीं, उसको दोबारा करें। तो इस तरह की आप अपनी सोच को बनाना है। ये दूसरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, 3x + 5y = 15। आपने यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक करने के बाद में अब पहचान गए ना आप कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु को मैंने P नाम से प्रदर्शित किया। P पर x का मान तो आ गया 5 और y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। आप कहोगे सर हमने x का मान तो कितना प्राप्त कर लिया? 5 और y का मान कितना है? 0। आप देख लें, x का मान तो कितना है? 5 है ना, तो यहाँ पर x = 5, 5 चौक 20, y का मान कितना है? 0, तो ये 0 हो गया, तो 20 = 20, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यहाँ चेक कर लो आप चाहो, x का मान कितना है? 5, 5 × 3 = 15 है ना, और y का कितना है? 0, ये 0 रखा, 0, 15 = 15, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे आप समझाओगे कि इसने ये कहा है कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। y अक्ष की बात कर रहा है, ये y अक्ष ये रहा और ये लाइनें दोनों ये रही, इनसे एक क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज बन गया, ये बन गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, अब त्रिभुज के शीर्ष भी अपन इसको नाम लिख देते हैं। ये तो P लिख ही दिया, ये मैंने A और ये क्या लिखा? B। ये के निर्देशांक, x का मान तो कितना है? यहाँ पर 0 है, y का कितना है? 3 है। इसी तरह इधर x का निर्देशांक कितने हैं? 0, और y के निर्देशांक कितने हैं? -4। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न यहाँ जाके पूरा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6 अंक का प्रश्न है। 6 अंक का प्रश्न होने के कारण प्रश्न इतना बड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं, जैसे मैंने मान रखे, हो सकते हैं आपके मान दूसरे निकले, तो आपको डरना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि मान आपको 3 निकालने हैं। ऐसा नहीं है 2 मानों से उत्तर नहीं आएगा, उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन आप सही तरीके से हम वहाँ पर सही प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। वहाँ तीनों रेखाएं, जो तीनों बिंदु एक लाइन पे आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर क्या है, सही है, आने वाला है। तो इस तरह की व्यवस्था आपको इन प्रश्नों के अंदर रखनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आप इस तरह के प्रश्न बहुत से करें, ज़्यादा प्रश्न है नहीं उसमें, 5, 7, 8 प्रश्न हैं, 4-5 प्रश्न तो एग्जाम्पल में, 4-5 प्रश्न आपके इसमें हैं, तो उनको अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न है, ये विविध प्रश्नावली से मैंने लिया है आपके लिए प्रश्न, महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का प्रश्न सत्र 2018 में पूछा गया है, और जो पहले वाला प्रश्न था वो 2019 में पूछा गया है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने प्रश्नों के चुनाव भी इसी तरीके से किए हैं कि आपको परीक्षा में लाभ हो। वैसे करने हमको सब है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, चलना आपको है, दौड़ना आपको है। मैं केवल आपको केवल एक लाइन बता रहा हूँ, उस लाइन पे आप रोजाना चलते रहें, अच्छे मार्क्स आएंगे। सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। 4x + 3y = a। कुल मिला के बात ये समीकरण है, x का मान आ जाएगा तो x का यहाँ रख देंगे, y का यहाँ रख देंगे, ऑटोमेटिक a का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दो समीकरण आपको दे रखे हैं, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ये आपको समीकरण दे रखे हैं। लो भाई, समीकरणों की बात कर लेते हैं, इसको हल करेंगे हम। मैंने कहा यहाँ पर सिंगल है ये x, तो इस 3y को इधर भेज दो, तो ये आ गया x = 6 - 3y। ठीक है, यहाँ पर इसका हमने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया इसका। ये x और y का मान निकालेंगे, ये x और y, ये 3 डिब्बे हमने यहाँ पर बना दिए। अब देखिए आगे, कुछ भी मन से रख दो, या तो y = 0 रख दो। सबसे पहले 0 रखने पर x बराबर आ गया 6 - 3 × 0, तो 6 - 0 तो कितना आ गया 6। आपने y बराबर कितना रखा था 0, तब x बराबर कितना आया 6। अब देखिए y बराबर कितना रख देते हैं, 1 रखने पर। अब y बराबर 1 रख देते हैं, तो x बराबर 6 - 3 × 1, यह आ गया 6 - 3 एकम 3। 6 में से 3 गए, कितने बचे? आप कहोगे सर कितने बचे? 3 बचे। तो y बराबर 1 और x बराबर कितना 3। अब y बराबर 2 रख दो, 2 रखने पर तो x बराबर 6 - 3 × 2 रखते ही क्या हो गया, 6 - 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो 0। y बराबर कितना रखा 2, तब x का मान कितना आ गया 0 आ गया। लो भाई, यहाँ तक हमने पहली स्टेज पूरी की। आगे अब देखते हैं दूसरे समीकरण को। इसमें देखिए हमने क्या किया, 3y को इधर ले जाता हूँ मैं पक्षांतरण करके। 2x बराबर 12 + 3y, देन x = 12 + 3y / 2। लो भैया, वही हमने ब्रैकेट बनाया क्योंकि मान निकालने अपन को। ये x और ये क्या y, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर क्या रख देता हूँ, सबसे पहले 0 रख देता हूँ। 0 क्यों रख रहा हूँ, 0 इसलिए रख रहा हूँ, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 12 में 0 जोड़ा तो 12, 12 में 2 का भाग लगाया तो 6, हो गया काम अपना। तो y बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, ये 0 रखा, तो x बराबर 12 + 3 × 0 / 2, यह आ गया 12 + 0 / 2, तो कितना आ गया 6। क्यों, 12 में 2 का भाग लगा, कितना आया 6 आया। y का मान कितना था 0, x का मान कितना आया 6। पहली टेंशन दूर हो गई हमारी। अब दूसरी आगे बढ़ते हैं हम। y बराबर अब कितना रखें, देखिए y बराबर अगर 1 रखेंगे तो 15 हो गया, नहीं जा रहा भाग। 2 रखें क्या, माइनस में रखते हैं अब हम मान, क्योंकि बड़ी संख्या राशि होगी। प्लस में रखेंगे तो देखो 3 दूना 6, 12 और 6 18, 9 आएगा। 9 के चक्कर में हम माइनस में रखते हैं। यहाँ पर रखा मैंने, माइनस का 1 रखेंगे तो 12 में से 3 गए तो 9 नहीं, माइनस का 2 रखते हैं यहाँ पर। y बराबर कितना रखा, माइनस का 2 रखने पर तो x बराबर 12 + 3 × -2 / 2। 12 3 दूना 6, माइनस का 6 / 2, कितना हो गया, 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6 / 2, तो कितना हो गया आपके पास 3। तो ये आ गया y बराबर, तो आ गया -2 और x बराबर कितना आ गया आपके पास 3। अब एक मान और ढूंढना आपको। एक मान के लिए और देखो कितना रखें, माइनस का 4 रख दें। लो भाई, y बराबर -4 रखने पर तो x बराबर 12 + 3 × -4 / 2, यह आ गया 12, 4 × 12, 12 / 2, 12 में से 12 गया तो 0 / 2, कितना आ गया 0 आ गया। तो आपके पास आ गया y का मान, तो आ गया आपके पास -4 और आपके पास x का मान कितना आ गया 0 आ गया। ये यहाँ तक आप पहुँचे। अब आगे हम ग्राफ खींचते हैं इसका। अब देखिए, अब ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले
हमको जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ को हमें यह देखना है कि 6 तक ये x का मान और y का मान है 2 तक और -4 तक। तो आप सीधे ही ग्राफ में बीचों बीच में आप क्या खींच देंगे, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये बीच का जो बिंदु है मूल बिंदु बोलते हैं, इसको O से प्रदर्शित किया। अब हमारे पास मान छोटे छोटे, तो एक बड़ा खाना बराबर हम एक इकाई मान लेते हैं, चाहे वो x अक्ष हो चाहे वो y अक्ष हो। लो भाई पैमाना में हमने लिखा x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। लो भाई इसी तरह y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। हमने उसको आइडेंटिफाई किया है कि एक बड़ा खाना कितना संकेत दे रहा है, एक इकाई का। आप पैमाना लिखना है, क्योंकि पैमाना लिखोगे तो अच्छा लगेगा और उस एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि एक बड़ा खाना बराबर बच्चे ने कितना माना, एक इकाई मान रखा है। क्योंकि एक बड़ा खाना बराबर कई बच्चे 2 इकाई भी मान लेते हैं, कई बच्चे 3 इकाई भी मान लेते हैं, 5 भी मान लेते हैं। आपके ऊपर है, आपके कितने बड़े नंबर हैं यहाँ बॉक्स में, उस हिसाब से हमको यहाँ क्या मानना पड़ता है, पैमाना मानना पड़ता है। लो भाई शुरू करते हैं। ये 1 2 3 4, क्योंकि 6 तक है, 4 से 5 और ये 6। इसी तरह -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ये हमने यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया, पैमाना लिखा हमने यहाँ पर, जो x अक्ष और x डैश अक्ष, y डैश अक्ष, मूल बिंदु सबको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। अब लेते हैं यहाँ पर पहली समीकरण हमारे पास थी 3x + 3y = 6। इसके x का मान कितना, 6 और y का मान 0। x का मान 6 और y का मान 0, तो यहाँ पर ही आपने क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। इसके बाद में आप जो अगला जो बनाओगे यहाँ पर दूसरा, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना 1। x का मान तो आ गया आपके पास 3, ये रहा 3, और y का मान कितना है 1, ये रहा आपके पास 1, ये 1 आ गया। इसके बाद में तीसरा देखो, x का मान 0, ये आपके पास 0 आ गया, y का मान कितना 2, ये 2 आ गया, ये लो। अब तीनों को जब आप मिलाओगे तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, तो आपने सही किया। सीधी लाइन में नहीं है तो आपने क्या कर दिया, सवाल को गड़बड़ कर दिया। अब हमारे तो यहाँ सीधी लाइन में तीनों बिंदु हमको मिल रहे हैं। किस समीकरण के बिंदु है ये, इसके हैं x + 3y = 6 के। हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। हमको पता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन कौन से समीकरण की है, ये x + 3y = 6 की है। इसके बाद में दूसरे समीकरण को लेते हैं। यहाँ पर है x बराबर कितना है, 6 आ गया, और y बराबर 0, ये 6 और 0 इसी जगह आ गया। दूसरा देखो, x बराबर 3, y बराबर -2, ये 3 है और ये -2 है। ये देखो यहाँ से डॉट डॉट चलेगी, ये लाइन यहाँ से लाइन चलेगी, यहाँ पर मिलेगी, ये दूसरी लाइन हो गई। तीसरा देखो, x बराबर 0, y बराबर -4 है, 0 और ये कितना -4 यहाँ पर आ गई। इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। मिलाएंगे तो तीनों जो बिंदु है वो एक लाइन में नज़र आने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए, तब हमने जो मान निकाले वो बिल्कुल सही मान होंगे। इसको थोड़ा आगे तक और बढ़ा दो, इधर भी ये आगे तक बढ़ा दिया। अब ये जो लाइन है सेकंड वाली, ये कौन से समीकरण की है, तो आप लिखोगे कि सर ये जो लाइन है ये 2x - 3y = 12 की है। आपने दोनों लाइनें प्रदर्शित की और एक जगह आपको क्या प्राप्त हुआ, दोनों लाइनें कट रही है एक जगह, और वो कटने वाला जो बिंदु है उसको हमने क्या नाम दे दिया, P। और P के निर्देशांक, x का मान तो कितना है यहाँ पर 6 और y का मान कितना है 0। अब आप कहोगे सर आपने x और y का मान तो आपने निकाल दिया, अब आपको क्या दे रखा है, 4x + 3y = a, और a का मान पूछा है। तो देखिए मैं यहाँ पर a का मान आपके लिए निकाल रहा हूँ। इस जगह पर मैंने लिखा 4x
प्लस 3y बराबर a लिख दिया। इसके बाद में देखो 4 इंटू a का मान, x का मान कितना 6 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 0 बराबर a। तो 6 चौका 24 प्लस 3 को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर a। तो कितना आ गया a बराबर आपके पास आ गया 24। आप देखिए मैंने कहा था कि ये a को भूल जाओ, अभी तो आपको केवल आपके लक्ष्य पे ध्यान रखो, क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है। a तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने x और y का मान जब आपने यहाँ पर निकाला तो x और y का मान ही तो रखना है। वहाँ पर x की जगह कितना रखना है 6 रखना है, और y की जगह कितना रखना है 0 रखना है। और आप जब हल करोगे तो a का मान आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर 2 ही प्रश्न ले पाए हैं, क्योंकि एक प्रश्न कम से कम हमारा 15 मिनट का समय लेता है, और 2 प्रश्न पर आधारित इस तरह के आपको प्रश्न करने हैं। प्रश्न बड़ा आना है, ग्राफ आना है, 26 नंबर पे आना है, और फिक्स है मामला। तो आप इन सवालों को, एग्जाम्पल को, विविध के प्रश्नों को आप अच्छी तरह करें, क्योंकि 6 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और हमने जो ये खंड डी का जो हमने पोर्शन शुरू किया है आज से, वो है मिशन 30/30। और मिशन 30/30 के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और मिशन 30/30 पूरा होगा तब ही हमारे जो मेरे पीरियड बनने की उपादेयता पूरी हो पाएगी। तो प्यारे बच्चों, 30/30 लगभग हमारे पास 5-6 दिन में 30/30 5 दिन में पूरा हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छी तरह आपकी जो परीक्षा होगी उसमें आप बहुत अच्छी तरह इन प्रश्नों को यहाँ पर कर पाओगे। वो ये a का मान नहीं पूछ के वो कह देता y एक्सिस से बनने वाला त्रिभुज बताइए, तो यहाँ पर त्रिभुज होता तो ये इसको आप डार्क कर देते, ये त्रिभुज बन गया आपके पास। तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 26 पे आज हमने बात की। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, जहाँ भी समस्या हो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए कालांश में प्रश्न नंबर 27 के साथ। धन्यवाद।